कैंसर कहते हैं एक लाइलाज बीमारी। आज की तारीख में होने वाला सबसे बड़ा चैलेंज। पूरी दुनिया इसे फेस कर रही है और मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र गोयल, एक बार फिर पिम्स पॉडकास्ट सीरीज में। और आज जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है वो सबसे सेंसिटिव और सबसे चैलेंजिंग बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी इन पिम्स हॉस्पिटल उमरडा, डॉक्टर सचिन जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सचिन जैन संभाग के कई हॉस्पिटल्स में पिछले 11 वर्ष से अपनी सेवाएं इसी डिपार्टमेंट में दे रहे हैं और कैंसर के पेशेंट्स को देखते हैं। कई पेशेंट को क्योर कर चुके हैं और कई बड़े बड़े केसेस इन्होंने हैंडल किए हैं। आज का ये पॉडकास्ट सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि एक बार इस बीमारी को होने के बाद पूरा परिवार इस बीमारी से ग्रसित रहता है, क्योंकि वो शख्स जिसे बीमारी हुई है वो बहुत वीक भी पड़ जाता है, बहुत पेन में भी रहता है और परिवार उस दर्द को देख ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी 4th स्टेज में, जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, उस वक्त पर सबसे ज्यादा पूरा परिवार दुखी हो रहा होता है उनकी इस कंडीशन को देखकर, जो मरीज इससे ग्रसित होते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत करता हूं आपका। और पहला सवाल ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ग्लोबल लेवल पर कैंसर आज कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, कितने मरीजों का भार आज इस पृथ्वी पर है अगर कैंसर की बात करें तो? जैसा कि हम कहें कि कैंसर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जो है मृत्यु का प्रमुख कारण कार्डियक डिजीज हुआ करती थी, एक्सीडेंटल ट्रॉमास हुआ करते थे, पर विगत वर्षों से मृत्यु का प्रमुख कारण कैंसर हो गया है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो हर साल लगभग 1,70,00,000 नए केसेस कैंसर के डायग्नोस्ड होते हैं और साथ ही लगभग 1 करोड़ लोगों की कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये ग्लोबल लेवल पर तो चैलेंज बना ही है। हम भारत में रहते हैं ऑब्वियसली, और इंडिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया बहुत बड़ा एक देश है, तो यहाँ पर भी ये चैलेंज अब बहुत बढ़ गया है। इंडिया में कितने मरीज जो है वो आज ग्रसित है और किस तरीके से फैल रहा है कैंसर? हम अगर इंडिया की बात करें तो आप माने कि लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया के अंदर भी हर साल कैंसर से ग्रसित होते हैं और लगभग 50 से 60 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हम डेवलपिंग कंट्री में हैं और हमें कैंसर से जूझना है। मृत्यु दर, जैसा कि आपने बताया, 1 करोड़ लोग और उसमें से 50 लाख की मृत्यु हो जाती है, यानी 50 to 60% का रेशियो हो गया डॉक्टर साहब। Exactly. तो इतना बड़ा रेशियो है तो क्यों मरीजों को बचाया नहीं जा पा रहा है? आखिर इलाज सही समय पर क्यों नहीं मिल पाता? जिस प्रकार मैंने कहा कि हम डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं, तो सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता वो लगभग मेट्रो सिटीज़ में ही है, बड़ी सिटीज़ में ही है। दूसरा, पेशेंट अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन, या यूँ कहें कि नॉर्मल पब्लिक अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाती है और कभी कभी छोटे मोटे जो सिम्टम्स होते हैं जिनको समय पर एड्रेस कर लेना चाहिए, वो उन सिम्टम्स को एड्रेस नहीं करती हैं। इस कारण से बीमारी बढ़ जाती है और लगभग 3rd और 4th स्टेज में हमें पता लगता है। और अगर यही चीज़ हम अर्ली स्टेज में पता कर लें तो बहुत हद तक कैंसर से बचा जा सकता है और कैंसर से अच्छा हुआ जा सकता है। 15 से ज़्यादा तरीके के कैंसर जो है वो डिटेक्ट होते हैं पूरी बॉडी में। कई तरीके के हैं, या हो सकता है 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा किससे ग्रसित रहते हैं हमारे यहाँ के मरीज? सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ आता है बॉडी के पार्ट्स में? पहले अगर हम कैंसर के प्रकार की बात करें तो 15 भी नहीं, 20 भी नहीं, 100 से भी ज़्यादा प्रकार के कैंसर होते हैं। और जिनमें अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रमुख कारण है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, उसके बाद लंग कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर है। और वहीं अगर पुरुषों में बात करें तो लंग कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमनली होता है। सबसे ज़्यादा कॉज, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कारण आप क्या मानते हैं कैंसर होने का? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं वैसे तो इसके, लेकिन क्योंकि सेल होता है कैंसर सेल, तो इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? अब हम यूँ कहें कि हर पेशेंट के अंदर किसी एक पर्सन में कैंसर क्यों हुआ है, ये 1 to 1 इटियोलॉजी डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। पर जो रूटीन में हम बोलते हैं कि कैंसर होने के प्रमुख कारणों में सबसे प्रमुख कारण है कि हमारा खान पान, हमारा डाइट हम किस तरह का ले रहे हैं। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, वो इसका कारण होते हैं।
फिर तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, चाहे खैनी के रूप में हो, चाहे नस्वार के रूप में हो, तो ये सब चीज़ें कैंसर होने का एक प्रमुख कारण है और कैंसर को बढ़ावा देती है। इंटरनेट पे जो भ्रांतियां चलती है, जैसे इंटरनेट पे देखा जाता है, लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो भी कैंसर हो सकता है रेगुलर बेसिस पे, या फिर कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल इवन, जो कि जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए तक रोटियां समेट कर माएँ देती हैं स्कूल जाते वक्त, पर ये क्या इस तरीके की चीज़ें, या चाय कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ, क्या इस तरीके की चीज़ें भी कैंसर का कारण बनती है? हम सबसे कॉमनली यूज़ की जाने वाली चीज़ की बात करें तो चाय कॉफ़ी हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। तो रूटीन में चाय कॉफ़ी से डायरेक्ट कोई कैंसर का रिलेशन नहीं है, पर अगर हम यही चाय कॉफ़ी बहुत गरम गरम पी रहे हैं तो उससे अपने को इसोफेगस होने का, स्टोमक का कैंसर होने का चांस हो सकता है। फिर हम एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भी जब हम बहुत ही गरम गरम खाना रखते हैं तो उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि कैंसर होने का कारण बन सकते हैं। और प्लास्टिक बॉटल्स की या प्लास्टिक्स की बात करें तो कुछ प्लास्टिक्स में बिस्फिनोल ए होता है और ये एक कार्सिनोजेनिक है। तो हमें एल्यूमिनियम फॉइल का, प्लास्टिक की चीज़ों का जितना हो सके उतना कम से कम यूज़ करना चाहिए। स्टील की ग्लासेस हों, स्टील के बर्तन हों, कांच की ग्लासेस हों, कांच के कप हों, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करने से कैंसर के चांसेस हैं, बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं एक खास सवाल ये पूछना चाहूँगा, मान लीजिए किसी को कैंसर हो चुका है, अब फिर उसे कैंसर होने के बाद में ये माना जाता है कि ये तो आनुवंशिक है, अगर इन्हें हुआ है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी ये बीमारी जो है वो हो जाएगी और उससे हो सकता है कि वो आगे से आगे पीढ़ियाँ ग्रसित हो। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, पर ज़्यादा हद तक हम कहेंगे कि ये भ्रांति है। सिर्फ 5 से 10% कैंसर इससे होते हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया। उसके अलावा 90% कैंसर आनुवंशिक नहीं होते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि एक बार किसी के परिवार में अगर कैंसर हो गया है तो उसके आगे आने वाली पीढ़ियों में कैंसर होने के पूरे चांसेस हैं। ये सिर्फ 5 से 10% तक ही चांसेस रहते हैं। पूरे विश्व में बात करें तो एक बार कैंसर होने के बाद में जो डर आता है, कहते हैं मरीज तो डेथ की तरफ उस डर से ही बढ़ जाता है, लेकिन कितना क्यूरेबल है ये बीमारी, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपने कहा कि पेशेंट डर से ही ग्रसित हो जाता है, ये बात एकदम सही है, क्योंकि एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है, यार कोई मुझे दोबारा तो कैंसर नहीं हो जाएगा। तो हम कैंसर के पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फ्यूचर में आपको कैंसर होने के चांस वापस जरूरी नहीं कि आपको कैंसर हो, पर हम आपको पूरी हिदायतें देंगे, हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करते हैं उनका डर और उनके परिवार का डर ये कम से कम हो सके। पर कैंसर होने के चांस रहते हैं और हमें उनका रूटीनली चेकअप करते रहना चाहिए। बीच में कोविड आया, कोविड के समय पर कई लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़ों का इस्तेमाल भी बहुत किया। हालांकि इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत बातें की गई, टीवी पे बोला गया ये काढ़े पियो, और ड्रामेटिकली बहुत सारे कैंसर के पेशेंट उसके बाद निकल गए। और कॉमनली उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्होंने रोज़ 1 से 2 आयुर्वेदिक काढ़ों का इस्तेमाल किया था, सिर्फ उस प्रिकॉशन के लिए कि वो बच जाएं किससे, कोविड से, लेकिन उसके बदले में उनके कैंसर सेल्स जो है वो बढ़ गए। इसको आप कितना सही मानते हैं, क्या ये सच्चाई है? देखिए, इस बारे में बिल्कुल कुछ एग्जैक्ट कमेंट करना तो बड़ा मुश्किल है, पर हम अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कुछ हद तक अच्छा काम करती हैं और बॉडी में कुछ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से आप कैंसर से अच्छे हो जाएंगे। आज हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हमारे पास डेटा है कि हम क्या मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर क्या दवा दे रहे हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये किस तरह से आपको बीमारी को अच्छा करेगा। तो हमारा ये कहना है कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन कैंसर के लिए हमेशा यूज़ करनी चाहिए। आप अपने सपोर्ट के लिए अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 4th स्टेज पे कैंसर को नॉन क्यूरेबल माना जाता है, बिल्कुल ऐसा ग्लोबल लेवल पर सारे डॉक्टर्स कहते हैं। तो क्या 4th स्टेज पर आते आते पूरी तरीके से नॉन क्यूरेबल है कैंसर? देखिए, ज़्यादातर चीज़ों में कहें तो स्टेज 4 कैंसर को क्योर करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनको 4th स्टेज में भी बिल्कुल अच्छा किया जा सकता है, जैसे लिम्फोमास हो गए, जर्म सेल ट्यूमर हो गया जैसा कि युवराज को था, और ब्लड कैंसर्स हो गए। इन्हें हम 3rd 4th स्टेज में भी बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं।
और बाकी हम सॉलिड मेलिग्नेंसी की बात करें तो आज की तारीख में बहुत सारी एलोपैथिक इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल हैं, जिनको हम 4th स्टेज में देके भी पेशेंट को कई हद तक अच्छा कर सकते हैं। उनका लाइफ स्पान जो साल 1.5 साल का रह जाता है उसे हम 5 साल 6 साल तक 7 साल तक का भी कर सकते हैं। इसलिए आज के तारीख में एडवांसमेंट के साथ में स्टेज 4 कैंसर को भी अच्छा किया जा सकता है और स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स को भी अच्छी उम्र दी जा सकती है। पिम्स हॉस्पिटल जहां अभी आप कार्यरत है उमरडा में, यहाँ पर कैंसर के 4th स्टेज हो चाहे 3rd स्टेज हो, जो क्योंकि अधिकतर टाइम पेशेंट इसी समय पर जागृत ही उसी वक्त पर होते हैं, ऐसा देखा गया है। जब वो आते हैं तो उनकी बीमारी को उनसे बचाव के लिए या फिर उनकी बीमारी से लड़ने के लिए किस किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराते हैं? देखिए, जैसा कि पिम्स हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज अपनी तरह से पूरी सेवाएं दे रहा है कैंसर पेशेंट्स को, चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, चाहे माँ योजना हो गया, चाहे RGHS योजना हो गया, उनमें इन सब पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग फ्री कर रहे हैं। और जो दूर दराज गांव से पेशेंट्स आए हैं उनका तुरंत उनको माँ योजना में एडमिट करके उनका डायग्नोसिस से लेके उनके सारे इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स में और कैंसर के डायग्नोसिस में पैसा भी बहुत लगता है, पर हम यहाँ पर इन कार्ड्स के तहत फ्री सुविधाएं दे रहे हैं पेशेंट को और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा किया जा सके। कोई गरीब पेशेंट अगर यहाँ गांव से आता है और आकर बोलता है कि बाबूजी मेरे पास तो आपके देने के लिए मेरे पास तो 10,000 भी पूरे नहीं है, लेकिन कैंसर है। एग्जैक्टली। तो आप इस डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर पोजीशन पर हैं, ऐसे पेशेंट को आपकी तरफ से क्या आंसर मिलता है? देखिए, अगर जिस तरह से हम PIMS मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं दे रहे हैं और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं आशीष अग्रवाल साहब, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग है इस मामले में। अगर कोई पेशेंट इस तरह से आता है कि साहब मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं और कार्ड भी नहीं है मेरे पास, क्या मेरा कार्ड कुछ समय बाद एक्टिव होगा, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कभी कभी उसकी स्थिति के हिसाब से फ्री इन्वेस्टिगेशन, फ्री ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है कि थोड़ा बहुत पैसा भी वो दे सकता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि वो इलाज से वंचित ना रहें। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कैसे भी करके पेशेंट का इलाज करें, सिर्फ पैसे के लिए उसको ट्रीटमेंट से मना नहीं किया जाता है। यानी कोई भी आएगा तो एक बार उसका ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। ऐसा कोई भी आएगा एक बार उसका ट्रीटमेंट जरूर। ग्रेट। एक कैंसर के फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जैसे इंटेस्टाइन कैंसर है, क्योंकि आंतें जो है, आंतों के अंदर अगर कैंसर फैला तो उसका ऑपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट किस तरीके से डॉक्टर साहब हो सकता है? देखिए, पहले तो किसी भी कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हमेशा टाइम से टाइम करते रहना चाहिए। हम स्क्रीनिंग की बात करें तो जैसा आपने कहा कोलोन कैंसर, उसके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग अवेलेबल है। तो कोलोन कैंसर के लिए कहा जाता है कि एक तो आपको 50 ईयर्स के बाद में एक बार आपको कोलोनोस्कोपी करवा लेनी चाहिए ताकि अगर आपकी कोलोन में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो वो डिटेक्ट हो सके। दूसरा, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है या फिर आपको दस्त लग रही है, कब्जी हो रही है, जो कि मेडिसिन लेने के बाद भी बार बार हो जाती है, अच्छी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसको इग्नोर ना करके हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए ताकि अगर कोई कैंसर की संभावना है तो हम उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और अर्ली डिटेक्ट करने पे कोलोन कैंसर का भी इलाज अच्छी तरह से किया जा सकता है, उसकी सर्जरी अच्छी तरीके से की जा सकती है और हम आपको पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं। ब्लड कैंसर एक या ब्लड और स्किन स्पेशली, ये दो चीज़ें ऐसी है पूरी बॉडी पे प्रभाव पड़ जाता है इसका, तो एक ही पल में जैसे कह सकते हैं, तो उसकी क्यूरेबिलिटी किस तरीके से पॉसिबल होती है? देखिए, स्किन कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं और अगर वो जिस पार्ट पे हैं उस पार्ट को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो वो अच्छे हो जाते हैं और कभी हमें रेडिएशन थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है उसके बाद में। तो ये दो मॉडलिटी के साथ में हम स्किन कैंसर को अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक हम ब्लड कैंसर की बात करें तो एक बार अगर ब्लड कैंसर होता है तो वो पूरे शरीर को इन्वॉल्व करता है और क्योंकि ब्लड तो बॉडी के हर पार्ट में है, तो अगर वो एक्यूट ब्लड कैंसर है या क्रोनिक ब्लड कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। और क्रोनिक ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करना बिल्कुल इजी होता है, लाइक डायबिटीज़ और बीपी की तरह कुछ मेडिसिन आती हैं जो हम मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स को देते हैं और वो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। और जहाँ तक कि एक्यूट ब्लड कैंसर की बात करें तो अभी बहुत सारे रेजिम अवेलेबल हैं और बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एडवांसमेंट के साथ में हम 60 से 70% पेशेंट को ब्लड कैंसर को भी अच्छा कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, ये जो कीमो की टैबलेट्स हो गई या दूसरी टैबलेट्स हो गई, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। क्या यहाँ पर आपके यहाँ पर वो टैबलेट्स इजीली अवेलेबल हैं? देखिए, एक्सपेंसेस की बात करें तो एक तो अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है, दूसरा जो राजस्थान में भी जिस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 90% to 100% पेशेंट्स माँ योजना के साथ या RGHS के साथ में हैं, तो हम उन्हें सब में फ्री में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो हम बहुत ही रियायती दर पर ये मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हैं। कीमो जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एक कैंसर विक्टिम के लिए, कि एक बार अगर वो उस स्टेज पर आ गया है कि अब उसे कीमोथेरेपी दी जाएगी, पेनफुल रहता है ट्रीटमेंट, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कोई ऐसा चांस नहीं है कि ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा पेनलेस रहे या ऐसा कुछ? देखिए, पहले आज से हम कहें कि 15 से 20 साल पहले तक ये बात बहुत अच्छी थी कि कैंसर का ट्रीटमेंट पेनफुल हुआ करता था। पेनफुल इन द फॉर्म ऑफ जो कीमोथेरेपी दी जा रही वो वेंस में पेन करती थी या नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा करती थी। पर विगत कुछ वर्षों से इतनी एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं जिससे ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जनरली कोई पेन नहीं होता है, और प्री मेडिकेशन पोस्ट मेडिकेशन देने के बाद में हम पेशेंट्स को नोजिया वॉमिटिंग और पेन से भी राहत देते हैं। और कीमोथेरेपी आज की तारीख में लेना इजी है एज कम्पेयर टू द विगत वर्षों के मुकाबले। फास्ट फूड के बारे में आज के यूथ को सजेशन दीजिए, क्योंकि सबको यही लगता है कि फास्ट फूड तो ठीक है, मुझे तो पच जाता है, पर फास्ट फूड बनाने में यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें जितने तरीके की चीज़ें डाली जाती है डॉक्टर साहब, वो लॉन्ग टर्म में यानी जब वो एक एज में आएंगे तो फिर वो धीरे धीरे करके वो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। इसके बारे में आप उन्हें गाइड कीजिए थोड़ा सा। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि डाइट आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इन्वॉल्व करती है आपके अच्छा रहने में, आपको कैंसर से बचाने में। तो जितना हम प्रोसेस्ड मील लेंगे, प्रोसेस्ड का मतलब है कि जितना बारीक हम मील लेंगे उतना ही चांसेस है कि हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमारे बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हमारी सेल्स को कैंसरस होने का चांस रहता है। चाहे हम मैदे की बात करें, और सारी चीज़ें फास्ट फूड में मैदा यूज़ होता है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और हमें हमारा जो इंडियन फूड है जिसमें कि मोटा आटा, मोटा अनाज वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करना चाहिए ताकि हम कैंसर से बच सकें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके। कई लोग बताते हैं कि मॉडरेट लेवल पर अल्कोहल लो तो कोई नुकसान नहीं है। कई बार इंटरनेट पे ये भी देखा गया है, लोग बात करते हैं कि बिल्कुल भी एक पैक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस भ्रांति का आपके पास क्या जवाब? देखिए, ये एक तरह से मिक्स्ड आंसर है इसका कि कुछ हम अगर इसके बारे में बताते हैं तो कुछ पेशेंट इसको उस हिसाब से पॉजिटिवली ले लेते हैं कि अच्छा हम इतनी तो पी सकते हैं। पर अगर हम अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से बात करें तो 30 ml तक अल्कोहल अगर कोई डेली लेता है तो उसे कोई नुकसान नहीं है। पर अगर कोई अल्कोहल इससे ज़्यादा मात्रा में और डेली ले रहा है तो डेफिनेटली कोलोन कैंसर होने का, स्टमक कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम ओवरऑल यही कहना चाहेंगे कि आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, टोबैको का यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो सबसे बड़ा, अगर देखें सारे विश्व की सारी कंट्रीज को देख अगर एक रिसर्च सर्वे रिपोर्ट पढ़ी जाए तो सबसे बड़ा जो कैंसर का कारण है वो टोबैको ही बना है। बिल्कुल, यानी उसके अंदर गुटखा, खैनी और साथ में सिगरेट का इस्तेमाल जो उसमें होता है, ये सब कुछ। तो खैर इस पे बैन कभी लगता भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे भी कमाई भी हो रही है और पता नहीं, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों को मार तो रही है। और सबसे बुरी बात डॉक्टर साहब ये हो रही है कि यंगस्टर्स आज की डेट में इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता था कि इसका यूज़ जो है वो एक एज के बाद लोग करते थे, लेकिन मैंने 11, 12, 13 साल के बच्चों को भी इनका इस्तेमाल करते हुए या स्मोक करते हुए रेगुलर बेसिस पर देखा है। तो ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है कि हमारी एज तक आते आते तो पता नहीं उनका क्या होगा, ये तो मैं भी नहीं जान सकता। कैंसर डिटेक्ट होने के पहले या बाद में, या कैंसर का जब पता करना होता है, रिपोर्ट लानी होती है कि भाई कैंसर है या नहीं, तो उसके लिए बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी को अगर मैं थोड़ा सा अगर इस पॉडकास्ट में बताऊं तो वो एक सिंपल एक तरीका होता है कि उनका जो इन्फेक्टेड एरिया है, नॉन इन्फेक्टेड एरिया है, वहां से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको रिसर्च लेबोरेटरी में भेजा जाता है ताकि हम पता कर सकें कि कैंसर है या नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती, लोग समझ जाते हैं मुझे कैंसर हो गया, पर असल में उनको कैंसर ही नहीं होता। तो इससे जुड़ी भ्रांति ये है डॉक्टर साहब कि बायोप्सी ले ली तो कैंसर सेल्स उसको लेने की वजह से और फैल जाएंगे और बॉडी के अंदर 2 गुना या 3 गुना की स्पीड से वो स्प्रेड होंगे। और कई बार रोते हैं लोग जब ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो बायोप्सी लेते नहीं तो कम से कम आदमी जिंदा रहता।
तो इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाता है, क्योंकि हम आपको इसमें यही बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी डिजीज़ है बॉडी के अंदर और अगर हम उसे डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी होती है कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना कि सही में ये कैंसर है या नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि ट्यूबरक्लोसिस की भी गिठान होती है और हम उसको कैंसर समझ बैठते हैं, तो जब उसकी बायोप्सी लेते हैं तो पता लगता है कि अरे यार नहीं, ये तो ट्यूबरक्लोसिस है। और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का फुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आप उससे क्योर हो जाते हैं। तो इसलिए बायोप्सी करना अत्यंत आवश्यक है और बायोप्सी करने से गिठान कभी भी और कैंसर कभी भी फैलता नहीं है। तो हमें इस भ्रांति को पूर्ण रूप से दूर करना चाहिए और हमें डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी जरूर करवानी चाहिए। फर्स्ट स्टेज का कैंसर 100% क्यूरेबल माना जाता है, क्या सच है ये? बिल्कुल सच है। रीजन क्या है? स्टेज 1 का कैंसर का मतलब वो क्या है कि जो एक लोकलाइज्ड जगह पे है, एक ही जगह पे, और हम उसे सर्जरी करके पूर्णतः निकाल सकते हैं और उसका आजू बाजू के एरिया में कहीं पे भी फैला नहीं है। तो इसलिए स्टेज 1 के कैंसर जनरली 100% क्यूरेबल होते हैं, क्योंकि उनकी फैलने की, और वो अभी तक फैले नहीं है, उनकी फैलने की अभी तक क्षमता डेवलप नहीं हुई है। अगर हम ऐसी स्थिति में उन्हें निकाल देते हैं तो पेशेंट पूर्णतः रूप से अच्छे हो जाते हैं। क्या शॉर्ट में आप हमें चारों स्टेज का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे? देखिए, हर बीमारी के हिसाब से उसका TNM स्टेजिंग होता है और इसके हिसाब से वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में डिवाइड होते हैं। स्टेज 1 में साइज को देखा जाता है और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट को देखा जाता है। अगर साइज बहुत ही छोटी है और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो स्टेज 1 में आता है। अगर साइज थोड़ी सी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर से बढ़ गई है तो स्टेज 2 में आता है, और अगर उसके आसपास के लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो स्टेज 3 में आता है। और जब अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह चला जाता है, जैसे लंग का कैंसर है, वो लीवर में चला गया या फिर ब्रेन में चला गया या दूसरे लंग में चला गया, तो उसको स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं। स्टेज 4 के पेशेंट कई बार अपना मानसिक संतुलन क्यों खो देते हैं? देखिए, मानसिक संतुलन खोने का प्रमुख कारण ये है कि फियर ऑफ डेथ, क्योंकि अब उन्हें पता है, क्योंकि सुन तो सबने रखा होता है कि कैंसर अगर हो गया, चाहे वो कोई सी भी स्टेज उन्हें पता नहीं है, तो भी उन्हें डर होता है कि यार अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इसी तरह से जब उन्हें पता लगता है कि स्टेज 4 का कैंसर है, तो आप मान के चलिए कि 90% पेशेंट परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरा लाइफ स्पान बहुत ही कम रह गया है। इस कारण से जो मरने का डर है, उसके वजह से वो हतोत्साहित हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में बाल क्यों गायब हो जाते हैं सर? देखिए, अल्टीमेटली हमारा मेन काम होता है कीमोथेरेपी देके कि कैंसर के सेल्स को ग्रोथ होने से रोकना और साथ साथ में उन कैंसर सेल्स को किल करना। तो जब हम कैंसर सेल्स को किल करते हैं तो साथ साथ में हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स है उन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता ही है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है जो कि रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है। जैसे कि बाल, हमारे हर 28 दिन में हमारे बाल जो है बढ़ जाते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि वो बाल वापस से नए नहीं बनते हैं और वो गिरना चालू हो जाते हैं। साथ ही मुंह में छाले होना, कभी लूज मोशन हो जाना, ये सब कारण है कि जो रैपिडली टर्नओवर जिन सेल्स का हो रहा है उन सेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, और इस कारण से हमें ये सिम्टम आते हैं। डॉक्टर साहब, इसी से ही एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है, कीमोथेरेपी अगर हमारे इम्यून सिस्टम को तोड़ रही है और साथ ही साथ में हमारे गुड सेल्स को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ऐसी थेरेपी देना ही क्यों? देखिए, यूँ कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और इसमें ये कि हमें कैंसर से जीतना है, हमें हमारी लाइफ फिर से पानी है, तो कुछ समय का दर्द हमें सहन करना पड़ेगा। इसलिए ये कि नॉर्मल सेल्स की कैपेसिटी होती है कि वो वापस से ग्रो कर जाती है, वापस से अपनी इम्यूनिटी ले आती है, पर साइमल्टेनियसली जो कैंसर सेल्स हैं उनकी खास बात होती है कि अगर हमने उन्हें एक बार किल कर दिया, पूर्ण रूप से किल कर दिया, तो वापस से ग्रो नहीं करती है। इसलिए कि अगर हमें अच्छा होना है तो हमें कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या आज की तारीख में जो इम्यूनोथेरेपी आई है वो लेनी पड़ेगी, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। 4th स्टेज में इन तीनों थेरेपी की सक्सेस रेट क्या है? देखिए, कीमोथेरेपी की सक्सेस रेट ये है कि वो 10 से 15% तक आपको अच्छा रखती है और आपकी लाइफ को कुछ बढ़ाती है। टारगेटेड थेरेपी का ऐसा है कि अगर वो आपको बहुत अच्छे से लग गई है तो पेशेंट 4 साल, 5 साल, 7 साल भी निकाल सकता है। और इम्यूनोथेरेपी अभी हम 2-3 साल से यूज़ करने लगे और हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी कॉस्टली है ये, और जो लोग अफोर्डेबल हैं अगर वो यूज़ करते हैं और अगर इफेक्ट आता है तो कभी कभी पेशेंट पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, क्योर हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी तभी एक्चुअली आपको कैंसर होगा। मैंने जब कैंसर के पेशेंट्स को कई बार, मैं जब इन वार्ड्स में या मैं जब इन एरियाज में गया, तब मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी देखा था कि वो लाइन में लगे हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल। तो
असल में सच्चाई क्या है? क्या एक एज में आने के बाद ही कैंसर जो है वो फैलता है, या छोटे बच्चों को भी हो सकता है, या यंग एज में भी हो सकता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैंसर होने के चांस बढ़ते जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये सिर्फ उम्र दराज लोगों का, ओल्ड पीपल को ही होगा, तो ऐसा नहीं है। कैंसर ना जात देखता है, ना एज देखना है, ना जेंडर देखता है। ये पैदा होते ही जो बच्चे होते हैं उनसे लेके 100 साल तक की उम्र या उससे भी ज़्यादा उम्र में कभी भी किसी को भी हो सकता है। किस तरह का कैंसर होता है तो बात करें तो बच्चों में होने वाला प्रमुख कैंसर ब्लड कैंसर है, रेटिनोब्लास्टोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा है, जबकि ओल्ड एज में होने वाले कैंसर मेनली प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर हैं। पर ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ओल्ड एज को ही अफेक्ट करता है, ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। ऐसा क्यों है कि जो लोग बिल्कुल ही गुटखा तो छोड़िए सुपारी का भी इस्तेमाल नहीं करते, अपनी लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छा बना के रखते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज अलग से करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बहुत खुशनुमा रहते हैं, स्ट्रेस भी हावी नहीं हो, स्ट्रेस के ऊपर मैं बाद में आऊँगा आपके लिए, उन्हें कैंसर हो गया। और एक इंसान ऐसा है जो दिन की 25-30 सिगरेट फूंक रहा है, उसके शाम को फिक्स है कि इतनी तो पीनी है, तो क्या उसकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया कि तू आराम से ऐसे जी लेगा, तेरे को कुछ नहीं होगा? और जिसको कुछ नहीं हो उसके लिए ऐसा हुआ कि भाई तेने कुछ यूज नहीं किया, तो कैंसर ने बोला ये बहुत अच्छी फिट बॉडी है, इसमें घुसता हूँ, मजा आएगा। इसका क्या जवाब? देखिए, एग्जैक्टली इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को 100% कोरिलेट नहीं किया जा सकता। हम ये कहते हैं कि 30% कैंसर होने का कारण जो है वो आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ अननोन फैक्टर्स हैं। कुछ अननोन फैक्टर्स होने के कारण हेल्दी पीपल के अंदर, जो कि आपने बताया कभी भी गुटखा, तंबाकू कुछ भी नहीं लेते, उनमें भी कैंसर हो जाता है। और हम ये कहें कि बॉडी की सेल्स किस तरह की हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, तो इस कारण से जो लोग नशा कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, उनमें भी कैंसर नहीं होता है। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन के। बट फिर भी बात तो डॉक्टर साहब यही आ रही है ना, मुद्दा ये है कि असल में रेगुलर स्मोकर और रेगुलर ड्रिंकर वो दोनों चीज का यूज कर रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि उसके अलावा उसके ऊपर कोई और भी नशा होता हो तो वो भी यूज कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत हास्यास्पद है, हंसी आएगी ऐसा सुनकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की बॉडी जो है वो इन सब चीजों की हैबिचुअल हो जाती है, उनको बॉडी ऐसी हो जाती है, वो लिवर ही कह देता है कि इतनी दारू तो रोज भेज, तो जाकर के मैं फंक्शन करूंगा। तो लेकिन आप भले इस आंसर को थोड़ा सा इलेबोरेट करें अच्छे से और हमें ये बताएं कि वो एनवायरमेंटल, देखिए फिट बॉडी है और कैंसर सेल्स की जो रिसर्च है वो तो यही बताती है कि कोई ना कोई रीजन रहा है इसके पीछे। फिट बॉडी के लिए रीजन कैसे हो सकता है? देखिए, दुनिया में जो आया है उसे जाना है, नंबर एक बात। दूसरा, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि रेडिएशन हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, तो ऐसी चीज़ें भी कब किसकी बॉडी को, कब किसके डीएनए को कितना हार्म करेगी, ये डेफिनेटली कहना मुश्किल है। तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर उनका जो डीएनए है, उनको माइनर ट्रॉमा पे भी उनका डीएनए जो है वो डैमेज हो गया और उन्हें कैंसर हो गया। और जहाँ तक हम जो लोग डेली ड्रिंकर या डेली टोबैको च्यूअर हैं उनके कैंसर नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते उन्हें कैंसर नहीं हुआ है। हो सकता है कि उन्हें लाइफ टाइम में कभी कैंसर ना हो, और हो सकता है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कभी भी कैंसर हो जाए। पर हम जब वार्ड में और जब हम पेशेंट से मिलते हैं, तब हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो आप मान के चलें कि 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ साहब, हम तंबाकू लेते हैं, या हम नशवाड़ लेते हैं, या हम अल्कोहल लेते हैं। तो हम नॉर्मल पर्सन को इससे कोरिलेट नहीं कर सकते, पर जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी जब इटियोलॉजी देखी जाएगी तो हम उसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि 80 से 90% जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें टोबैको की और अल्कोहल की हिस्ट्री मिलती है, अगर वो मेल पेशेंट्स हैं तो। और 20 से 30% फीमेल पेशेंट्स के अंदर भी टोबैको की हिस्ट्री मिलती है। ये थे आज के इस खास पॉडकास्ट में डॉक्टर सचिन जैन, जो कि जिन्होंने अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दिया है उन पेशेंट्स के लिए जो कि वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बीमारी यानी कैंसर से ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा इस चीज़ की कि आप उन महारथियों में से एक हैं जो कि लड़ रहे हैं। असल में क्या है कि एक समय था जब लोगों के बीच युद्ध होता था, आज कहा जाता है कि इंसान का अपने आप से युद्ध चल रहा है, पर उस युद्ध में हमारे साथ जो योद्धा शामिल होते हैं उनमें से आप एक हैं। क्योंकि चाहे कैंसर की बात करें, मैं तो कहता हूं कि मोबाइल भी आज की डेट में बहुत बड़ी बीमारी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है वो
शरीर को तोड़ने का काम कर रहा है, चाहे फूड हो गया, चाहे हमारी हैबिट्स हो गई, चाहे हमारे पास में कोई डिवाइस हो गई, या फिर चाहे हमारे शरीर के अंदर जो चल रहा है उसे निग्लेक्ट करना। ये 4-5 चीजें एक साथ वर्क कर रही है, लेकिन कुछ योद्धा ही हैं इस दुनिया में जो कि समर्पित है और जो कि अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी मैं खुद जानता हूं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया जब कैंसर पेशेंट्स के साथ मेरा भी बहुत उठना बैठना हुआ था। तो मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि ये कितना मोनोटोनस वर्क है और कितना स्ट्रेस देने वाला काम है, क्योंकि वो जब शक्लें आपके पास पहुंचती है तो क्लोज टू डेथ वाले पेशेंट्स वो सीधा आकर आपसे मिलते हैं, और वो आकर मिलते हैं तो वो आकर और वो पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं, मेंटली भी वो सिक हो चुके होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना, उन्हें हिम्मत देना और साथ ही साथ में उनकी इस डिजीज को क्योर करना, और ये चीज डेली लाइफ में मेंटेन करना, सर सैल्यूट करता हूं। आप जैसे लोग ही, आप जैसे योद्धा ही इस काम को कर सकते हैं। तो डॉक्टर सचिन जैन से फिर मुलाकात होगी कुछ मुद्दों पर जो बात हम अभी नहीं कर पाए, जैसे कि पेट सिटी स्कैन, या फिर कह सकते हैं कि कैंसर के 4th स्टेज के अंदर क्या क्या अलग अलग तरीके की टेक्निकल वो चीजें हैं जो कि इंक्लूड की जाती है। इसके ऊपर एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। तो अब तक के लिए बहुत है, एक बार फिर वापस मिलेंगे। वी आर विथ यू, पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर इज ट्रीटेबल, कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली and treated timely and by the specialist. धन्यवाद।